अपने बचपन में पढ़ी कहानी बड़े भाई साहब, ये मुझे बहुत याद आती है जब भी प्रेमचंद का जिक्र होता है। प्रेमचंद जिनकी जयंती पूरा देश 31 जुलाई को मना रहा है। कलम के सिपाही प्रेमचंद की यह कहानी आइए सुनते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पाएगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत लिखी: स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बाहर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़े। नहीं, एरा गैरा नथु थैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम अपनी आंखों देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर
बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फसीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर रंगी तलवार से लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोग मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो और दर्जे में अव्वल आ गई, तो तुम्हें दिमाग हो गया है? मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राज्यों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीन उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गए। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो
आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दो यम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देते और ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। आ ब ज की जगह आ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ ब ज और आ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या पता, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटूत का नाम शिक्षा लक्ष्य है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी वजह से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राय, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हो, नहीं शायद तो 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, वो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानो। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लगा। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपनी दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि जो की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उद्देश्यों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब बहुत कुछ
नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकोए उड़ाता था। माछा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेइंतहा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मन गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की एक पूरी सेना लगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में यह समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा ही नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DPhil और DLit ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वीं हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देर न करें, आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सोचेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार नहीं देंगे। न घबराएं, न बदहवास हो, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम
दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी लग जाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा।